राहुल और अखिलेश यादव की पार्टियां लगातार भिड़ी पड़ी हैं। संभल के मामले में तो अखिलेश और उनके लोगों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को ऐसा धोया था कि राहुल गांधी को संभल के लोगों को दिल्ली बुलाकर मिलना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी जब संभल जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया था। तो समाजवादी पार्टी तक ने कह दिया था कि संसद में तो संभल का मामला उठाते नहीं है, अडानी अडानी करते हैं। इंडी गठबंधन के नेता के तौर पर भी अखिलेश ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया था और ममता बनर्जी के लिए माहौल बनाने में शामिल हो गए थे। इसके अलावा लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी अखिलेश कांग्रेस से बहुत नाराज बताए जाते थे, क्योंकि अवधेश प्रसाद की सीट बदल दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी घमासान शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने जब संभल मुद्दे को जोर शोर से उठाया था तो कांग्रेस ने सांस तक नहीं ली थी, अडानी अडानी कर रहे थे। अब राहुल गांधी संभल के मामले को छोड़कर अचानक हाथरस निकल गए, दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करने लग गए। हाथरस में 4 साल पहले एक दलित लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर बहुत हंगामा भी हुआ था। अब 4 साल बाद राहुल गांधी को हाथरस कांड की फिर याद आई। यह बताया गया कि हाथरस के पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाथरस जाने का फैसला किया। राहुल गांधी ने हाथरस के मामले में कहा कि पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है, उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार हो रहा है। भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है। हम इस परिवार को यूं ही उनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि हाथरस के पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी थी वो 2 जुलाई को लिखी थी। इसी से लोगों ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी को 5-6 महीने बाद यह याद आया कि मेरे पास चिट्ठी आई है, हाथरस से जाना चाहिए। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। राहुल गांधी किसके साथ हैं किसके नहीं, ये देश देख रहा है। राहुल गांधी के साथ कोई है भी या नहीं, ये भी देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल बोलने लगे कि देश को चाहिए एक राष्ट्र एक शिक्षा, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, एक राष्ट्र एक चुनाव। नहीं चाहिए भाई, आपको लग रहा ना नहीं चाहिए, पब्लिक तो कह रही है कि चाहिए। और आप 1 नेशन 1 हेल्थ दीजिए ना भाई, 1 नेशन 1 एजुकेशन दीजिए, किसने रोका है? ममता बनर्जी कह रही है कि असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी बताया है उन्होंने इसको। उन्होंने कहा कि विपक्ष की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया, हम दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि यह अव्यवहारिक है, लोकतंत्र विरोधी कदम है, इससे संघवाद खत्म हो जाएगा, क्षेत्रीय आवाज दबा दी जाएगी। मतलब अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन के सिर्फ कैबिनेट ने मंजूरी दी है, संसद में बिल आएगा, बिल में क्या है अभी इन लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन मोदी ला रहे हैं तो विरोध करना है। और इंडी गठबंधन को अभी से लग गया कि मोदी सब खत्म कर देंगे। एक बार इंडी गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, फिर आपको बताता हूं कि यह संभव है या नहीं है और कैसे होगा यह सब। ये जो बिल आ रहा है ये फेडरल स्ट्रक्चर को पे एक सवालिया निशान लगाता है। ये वो सरकार है जिसने फेडरल स्ट्रक्चर को आए दिन उस पर हमला करने का काम किया है। सवाल ये भी उठता है कि ईवीएम मशीन्स पे जनता के बीच में इतने सवाल हैं, क्या उसका जवाबदेही कोई तय कर रहा है? सवाल ये भी है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को ये कहाँ तक स्ट्रेंथन करेगा? ये बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है तो इतना सारे स्टेट्स है, अपना अपना हिस्ट्री है, अपना अपना जियोग्राफी है, अपना अपना पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, तो इस देश में ये पॉसिबल नहीं है। ये लोग जो ये बता रहे हैं कि इस देश में ये पॉसिबल नहीं है, उन्होंने पॉसिबल ना होने के लिए क्या तैयारी की कि भाई ये नहीं होगा? क्या रिपोर्ट है? एक कमेटी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट दे रही है, वो कह रही है पॉसिबल है, ये बैठे बैठे कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अरे मोदी कह रहे हैं कि देश में साफ सफाई होनी चाहिए, कौन साफ सफाई करेगा? पॉसिबल है? हुआ ना पॉसिबल बॉस। लोग आज कचरा फेंकने के बजाय जेब में रख के डस्टबिन में डालने लगे ना, धीरे धीरे खुले में शौच बंद होने लगा ना बॉस, गरीब को घर मिलने लग गया ना।
अकाउंट में पैसा डायरेक्ट आने लग गया ना। जो लोग कहते थे ये यूपीआई होगा, सब्जी वाला जो है क्या मशीन लेके चलेगा, लोग पैसा लेके घर से निकलना बंद किए, मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं ना बॉस। इन लोगों को तो हर चीज इम्पॉसिबल लगता था। तो इनको लग रहा है कि वन नेशन इलेक्शन नहीं हो सकता, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष पूरा खर्चा पानी लेकर अभी से वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में उतर गया है। अभी तो बिल आया नहीं है, जब संसद में पेश होगा तो वहां विपक्ष अपनी बात रख सकता है। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात भी नहीं है। देश में 1967 तक चुनाव होते थे एक साथ, तो ये कैसे कह रहे हैं ये लोग 67 में हो जाता था, अब नहीं हो सकता है। ये तो गलत बात कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात, दुनिया के कई बड़े देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, बहुत आराम से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो कर सकते, हम नहीं कर सकते। इन लोगों की यही सोच कि वो कर सकते, हम नहीं कर सकते, भारत को रोके हुई थी, जो 2014 के बाद चेंज हुआ। चौथी बात, वन नेशन वन पैनल ने कई देशों के वन नेशन वन इलेक्शन को स्टडी किया है। सिर्फ हवा में इसकी सिफारिश नहीं की गई है। जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, फिलीपींस, सब जगह एक साथ चुनाव हो रहे हैं। पांचवी बात, अगर एक साथ चुनाव कराने से देश का वक्त बच रहा है, पैसा बच रहा है, बार बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है, काम रुक जाता है, वो काम रुकना बंद हो जाएगा बार बार, जनता का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। आपको दिक्कत क्या है भाई आप 5 साल बाद या बीच बीच में जब चुनाव होते हैं उस वक्त अगर नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं तो एक साथ में भी हरा दीजिए। इसमें क्या बड़ी तूफानी बात है? जो आपके लिए रिस्क है एक साथ चुनाव होने पर, वही मोदी के लिए भी है। लेकिन इनको समझना ही नहीं है, हर चीज में विरोध करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है और मोदी सिर्फ भारत में इसको लेकर आ रहे हैं। भाई इंडोनेशिया बड़ा देश है, वहां 2019 से सारे चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसी साल फरवरी में इंडोनेशिया में सारे चुनाव एक साथ हुए। 20 करोड़ लोगों ने एक दिन में वोट डाला। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, पार्षद सब एक साथ चुन दिया भाई। स्वीडन में भी ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है कि वहां पार्लियामेंट से लेकर नगर पालिका तक सारे चुनाव एक समय पर एक साथ होते हैं। हर 4 साल में सितंबर के सेकंड संडे को वोटिंग होती है, जिसमें पूरा देश एक साथ वोट डालता है, काम खत्म। साउथ अफ्रीका में संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। फिलीपींस में 1995 से संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, कई देश हैं भाई जहां एक साथ चुनाव होते हैं। और भारत इतना आधुनिक होता जा रहा है, दुनिया में भारत का यूपीआई चलने लग गया बहुत, और ये कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। यही इन लोगों के सोच की प्रॉब्लम है कि हो नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी की सोच है कि ये कैसे नहीं होगा। देश में एक साथ सारे चुनाव कराने का मुद्दा कोई आज का है भी नहीं। इसकी कोशिश इंदिरा गांधी के जमाने में 1983 से चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने तब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1999 में इस मुद्दे पर लॉ कमीशन ने तब सिफारिश की जब अटल जी की सरकार थी। अब जाकर इतने सालों में नरेंद्र मोदी ने इस पर कदम बढ़ाया है।